एक लड़का जो प्रोटैगनिस्ट है माना के इस स्टोरी में एक खतरनाक डीमन लॉर्ड के द्वारा हेल में खींच लिया जाता है। पर जितना वो अपनी सिचुएशन को लेकर परेशान हो सकता था उससे ज्यादा वो डीमन लॉर्ड के एक चीज के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वो था कंसेंट का कॉन्सेप्ट। बात यह है कि जब हंग अपने मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने के एक दिन पहले अपने दिन की शुरुआत एक आम इंसान की तरह कर रहा था तो वो अचानक से गिर गया। कैसे पता नहीं, पर उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होती है और वो धीरे धीरे नीचे हेल की गहराइयों में डूबने लगा। जितना नीचे वो डूबता गया अगले ही पल हंग को पता चलता है वो हेल में होता है। उसका डर और बढ़ जाता है जब उसकी नजर उस जगह के खतरनाक और डरावने मॉन्स्टर्स पर पड़ती है जो एक दूसरे के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं। सबसे डरा देने वाली बात यह होती है कि जो हारते हैं उसे दूसरे मॉन्स्टर्स जिंदा खा जाते हैं। हंग कैसे भी करके छुप बचा रहता है और 10 दिन तक बिना खाए पिए जीता है। पर क्या ये सच में पॉसिबल है? इस अजीब जगह की एक और अनोखी बात थी कि वहां हर दिन और रात का कोई साइकिल नहीं होता। जब हमारे हीरो का धैर्य टूटने के कगार पर पहुंच जाता है तभी उसके पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, मॉन्स्टर के पीछे छोड़ा हुआ सादा और कच्चा मांस खाने का। ये कितना ही घिनौना क्यों ना लगे, पर उसके पास यही एक ऑप्शन अपनी जान बचाने के लिए बचा है। धीरे धीरे वो अपने इस कठिन परिस्थिति के साथ एडजस्ट करने लगा। वो मॉन्स्टर्स जो उसे शिकार समझते थे वो उन्हें कंकड़ मार के मार भगाने लगा। कैसे भी करके वो अपनी जान बचाता रहा। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो हर चीज को वो एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगा जो उसे वहां पर मिलती थी। वो रोने लगा जब उसे अपनी माँ की याद आई। आंसुओं के साथ उसने अपने दुख का इजहार किया, पर इसी दुख के पल में उसने ठान लिया कि वो डिस्पेयर निराशा के सामने हार नहीं मानेगा और जिंदा रहने की पूरी कोशिश करेगा। दिन बीतने लगे और एक पल आया जब उसने अपनी ह्यूमैनिटी को अलविदा कहने का फैसला लिया। उसने बिल्कुल नीचे से शुरू किया, धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए ऊपर चढ़ा। जो मीट कभी उसे वियर्ड लगता था वो अब एक रेयर लग्जरी चीज बन गया, एक ऐसी चीज जिसकी उसने सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस सीखी। एक दिन जब वो खा रहा था उसके सामने अचानक एक पैनल अपीयर हुआ। इस पैनल ने दिखाया कि वो लेवल 3 तक पहुंच गया था। उस मोमेंट पे सब कुछ एक गेम की तरह फील हो रहा था। 7 साल बीत गए और उसने लेवल 24 रीच कर लिया। इस स्ट्रेंथ के साथ अब वो उन क्रिएचर्स को आसानी से वन शॉट कर सकता था जो कभी फेरोशियस मॉन्स्टर्स लगते थे। 24 साल के हार्डवर्क के बाद उसने एक तलवार सक्सेसफुली क्राफ्ट की जो एक ड्रैगन नाइट के पत्थर से बनाई गई थी। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। समय हल्की हवा की तरह बहने लगा। अब मैं आगे हंग को दासुंग कहकर इंट्रोड्यूस करूंगा क्योंकि अपनी 91वीं साल में दासुंग ने एक एल्डर ड्रैगन को मार गिराने का जबरदस्त कारनामा कर दिखाया। अपनी 79वें साल तक वो आखिरकार डीमन लॉर्ड के सामने पहुंच गया। वही प्राणी जो उसे बिना कंसेंट के इस नर्क जैसी दुनिया में खींच लाया था। डीमन लॉर्ड के लेयर के आसपास के बग्स उसे वो आसानी से खत्म कर देता है। गेट कीपर भी उसके सामने टिक नहीं पाता क्योंकि ये बुजुर्ग पर हैरान कर देने वाले तरीके से जवान दिखता दासुंग अब खुद एक लेजेंड बन चुका था। गेट कीपर को धमकाते हुए वो कहता है कि अगर डोर तमीज से नहीं खोला गया तो उसके बचे हुए टुकड़े रिमेन्स मॉन्स्टर को खिलाए जाएंगे। इस सो कॉल्ड हेल के मॉन्स्टर्स के बीच गार्ड बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होता, उल्टा वो एक पे कर देता है। इस सिचुएशन को डीमन लॉर्ड की इज्जत पर एक अटैक समझते हुए गार्ड एक रैम्पेज पर चल जाता है, ट्रैश टॉक करता है। लेकिन अचानक उसे एक चीज अपने अंदर महसूस होती है। जब वो नीचे देखता है तो पता चलता है कि उसके चेस्ट में एक बड़ा सा होल बन चुका है। दासुंग बिल्कुल अनफेज्ड सिर्फ ये बोलता है कि ये शोर मचाने वाला गार्ड उसे इरिटेट कर रहा था। तभी एक फ्लोटिंग स्केलेटन फायरबॉल जो शायद उसका पेट है उससे पूछता है कि क्या वो नहीं डरता कि डीमन लॉर्ड उसके गार्ड को मारने का बदला लेगा और क्या वो सच में हेल को अपने कब्जे में लेना चाहता है। दासुंग उन कंसर्न्स को डिसमिस करते हुए कहता है कि उसे हेल का स्टूपिड रूलर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो समझाता है कि इस जगह में आए हुए उसे 80 साल हो चुके हैं और हर मॉन्स्टर जिसका दासुंग ने सामना किया एक रिमार्केबल प्राणी था, अपनी एक फैसिनेटिंग स्टोरी और हेल में होने की अपनी वजह के साथ। इस वजह से वो डीमन लॉर्ड का सामना करना चाहता था और पूछना चाहता था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। फायर बॉल को उसका ये तरीका काफी बेवकूफ़ी भरा लगता है और वो सजेस्ट करता है कि हो सकता है एक पोलाइट तरीका अपनाया जाता, जैसे घुटनों के बल गिरकर माफी मांगना। लेकिन दासुंग अपने डिसीजन में दृढ़ रहता है,
कहता है कि जो तकलीफ उसने झेली है उसका जवाब वही वायलेंस से ही देगा, खासकर जब उसे बिना किसी कंसर्न के यहाँ लाया गया था। ये कहते हुए वो भी अपनी तलवार मजबूती से पकड़ता है और डीमन लॉर्ड की तरफ चार्ज कर लेता है, लेकिन अचानक वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो पैनिक करने लगता है, सोचता है कि क्या ये सब एक सपना था, खासकर क्योंकि उसने सालों से अर्थ के बारे में सपना भी नहीं देखा था। पास ही उसकी नज़र कुछ बच्चों पर पड़ती है जो खेल रहे थे। दासुंग को अपनी फिजिक काफ़ी वीक लगती है, बॉडी मूव करना मुश्किल हो रहा है। वो अपने आप को समझाता है कि ये ज़रूर एक लूसिड ड्रीम होगा। तभी उसकी माँ डर डर के उसके कमरे में आती है और अपने बेटे को 30 साल बाद जिंदा देखा तो वो रोने लगती है और उसे टाइटली हग करती है। लेकिन दासुंग को ये सपना काफ़ी चाइल्डिश लगता है और वो इस पर नफरत महसूस करता है। उसकी ताजुब की बात यह है कि असल में उसने डीमन लॉर्ड को मार डाला था और वो इस हेल का एब्सोल्यूट रूलर बन गया था। जब उसका फायरबॉल कंपेनियन पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है, तब एक सडन मैसेज आता है जो पूछता है कि क्या वो अर्थ पे वापस जाना चाहेगा। 80 साल तक उसने बस इसी जगह से भागने की सोची थी, बिना एक पल भी वेस्ट किए। वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और अचानक अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है जहां वो कोमा से जाग गया था। 30 साल बाद डॉक्टर उसके आई रिफ्लेक्सेस चेक करता है और माँ को पॉजिटिव गेस्चर देकर ये रियश्योर करता है कि रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट से उसका बेटा जल्दी ही फिट हो जाएगा। उसकी माँ के लिए ये एक आशीर्वाद है, लेकिन दासुंग के लिए ये एक श्राप लगता है। बेड पर 30 साल गुजर के अब इतनी कमजोर हालत में जिंदगी वापस आना उसके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने शरीर के साथ क्या हुआ ये सोचता है। क्या उसे पैरालिसिस हो गया है या उसे जहर दिया गया है? वो डेस्परेटली ये सोचता है कि ये बस एक नाइटमेयर हो। अपने गुस्से में वो बेड से गिर जाता है, जो उसकी माँ की चिंता को और बढ़ा देता है। वो अपने 80 साल के सफर पर सोचता है। हेल में जो लगातार स्ट्रगल उसने झेला, उसे ऐसा महसूस होता है कि वो सब बेकार गया। अपने अंधेरे लम्हों में भी वो उनसे कभी भी स्केप की उम्मीद नहीं छोड़ी थी और अब वो वापस जाना चाहता है। स्टाफ मेंबर्स तुरंत बुलाए जाते हैं और दासुंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसे बेड पर वापस डाल दिया जाता है। जब वो विंडो से बाहर देखता है तो आसमान में एक मैसिव वर्म होल खुलता हुआ दिखाई देता है। कंफ्यूज्ड और डिस्परेट वो अपनी तकदीर से पूछता है, सोचता है क्या हेल में उसका जीवन बस एक सपना था जो उसने कोमा में देखा। जब वो शांत होने से इनकार करता है तो उसे एनेस्थीसिया लगा दिया जाता है। जब उसके सेंसेस वापस आते हैं वो टीवी पर न्यूज़ चैनल देख रहा होता है जो उसके शक को कंफर्म करता है। जो सीन उसने देखा था वो सच में एक डोर था और मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए एक हंटिंग टीम भेजी गई थी। टीम का लीडर अपनी रिपोर्ट एक आदमी को देता है जो उससे मिलने आया है। वो आदमी दासुंग को होश में देखकर हैरान और खुशी से भर जाता है। अभी भी कंफ्यूज दासुंग पूछता है, आप कौन हो? तभी एकदम से उसे याद आता है कि ये उसका दोस्त चानहो है। चानहो उसे बताता है कि वो पिछले 10 सालों से इस हालत में है। चानहो समझाता है कि एक दशक पहले घर जाते समय दासुंग अचानक बेहोश हो गया था और गिर गया था। तब से वो इस हॉस्पिटल बेड पर ही पड़ा है। जब दासुंग सुनता है कि 10 साल बीत चुके हैं तो वो कंफ्यूजन में रिलीफ का अजीब सा मेल महसूस करता है। उसे लगता था कि 30 साल बीत गए हैं, लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि उसने अपना टाइम व्यर्थ कर दिया था। चानहो दासुंग को बताता है कि उसकी माँ ने बहुत कुछ झेला है। 3 जॉब्स करके उसके हॉस्पिटल के खर्चे को कवर करने के लिए वो दासुंग को अपनी जिंदगी दोबारा संभालने के लिए एनकरेज करता है और ये भी बताता है कि एक भारी जिम्मेदारी और अपने बॉडी के लिए गहरी नफरत महसूस होती है जो खुद भी मूव नहीं कर सकता। अचानक 2 आदमी आते हैं और धमकी देते हैं। जो पैसे उसकी माँ ने उधार लिए थे उनको लेकर माँ माफ़ी मांगती है और सिर्फ एक और मंथ देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन थग्स बिल्कुल भी नहीं रुकते। एक मोमेंट में एक थग उसे मार देता है और उसे हरास करते हुए धमकी देता है। माँ के चेहरे पे आंसू बहते हैं जब वो उनसे अपने बेटे के सामने उसे इज्जत ना उतारने की गुजारिश करती है। उसकी आवाज़ डेस्परेशन से काँप रही होती है, लेकिन थग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो अपने बाजुओं से स्लीव्स रोल अप करके गरीब माँ को मारने लगता है। अपनी माँ की तकलीफ देखकर दासुंग के अंदर एक तेज गुस्सा जागता है और वो उन्हें बॉक्स कहकर गालियां देता है। जब एक गैंगस्टर उसकी शर्ट की आस्तीन पकड़ लेता है तो उसकी माँ डेस्परेट होकर उससे माफी मांगने के लिए कहती है, थग्स को ये याद दिलाते हुए कि वो बस एक बच्चा है। लेकिन दासुंग इनकार कर देता है और अपने फेस पर एक कठोर एक्सप्रेशन डाल लेता है। थग अपनी मुस्कुराहट के साथ उसे जोर से नीचे गिरा देता है। उसके बाद गैंगस्टर उसकी पिटाई करने लगता है। दासुंग अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने पुराने बॉडी की
तमन्ना करता है। तभी एक सडन क्वेस्ट उसके स्टेटस विंडो में पॉपअप होता है। बिना किसी देर के वो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेता है, समझते हुए कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। स्टेटस विंडोज के लिए एक लाइफलाइन बन गया था। हेल में अपना वक्त गुजारने के लिए अपने आप को अकेला छोड़ने के बाद जैसे ही दासुंग क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, सब कुछ रुक जाता है, जैसे समय भी थोड़ी देर के लिए थम गया हो। क्वेस्ट के कंडीशन स्टेटस विंडो में दिखाई देने लगते हैं। उसे एक स्पेसिफाइड पॉइंट तक 1 घंटे के अंदर पहुंचने को कहा जाता है और सफलता पर एक एक्सिलर ऑफ रिकवरी मिलने का वादा होता है। अपने डिटर्मिनेशन से भरा हुआ वो सोचता है कि क्या अपनी पुरानी ताकत वापस पाना मुमकिन है, और 10 मीटर दूर एक रेड मार्कर दिखाई देता है। वो खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने फेस पर एक मुस्कान ले आता है और क्रॉल करना शुरू कर देता है टारगेट की तरफ। इतनी छोटी बात पर शिकायत करने का ख्याल उसे नफरत दिलाता है, क्योंकि आखिरकार वो वही है जिसने हेल को जीत लिया है। एक के बाद एक इंच क्रॉल करते हुए सेंटीमीटर मीटर्स में बदल जाते हैं और वो मीटर्स एंडलेस किलोमीटर्स की तरह लगने लगते हैं। इस पेस पे वो अपनी एबिलिटी पर डाउट करने लगता है कि क्या वो टाइम पर लोकेशन पर पहुंच पाएगा। फिर भी वो अपने गोल तक पहुंचने के लिए मेहनत करता रहता है। अपने अनुभव से शांत रहते हुए दासुंग जानता है कि सिस्टम कभी भी इम्पॉसिबल टास्क या क्वेस्ट नहीं देता। जैसे ही सेकंड बीत रहे होते हैं, उसे अचानक एक बचाव का रास्ता पता चल जाता है। क्वेस्ट के टर्म्स याद करते हुए उसे समझ आता है कि बस डेस्टिनेशन तक पहुंचना जरूरी है, चाहे वो कैसे भी पहुंचे, कोई भी तरीका अपनाए। अब अपने क्रॉल हीरो को इरिटेशन होने लगती है जब उसे ये समझ आता है कि ये सोल्यूशन कितना ऑब्वियस था। अपने कमजोर हाथों से वो व्हील चेयर तक पहुंचकर धीरे धीरे लीन स्टेडी तरीके से और फाइनली उसमें बैठ जाता है। लेकिन बस 35 सेकंड्स बचे हैं। वो हिम्मत नहीं हारता, व्हील चेयर को पकड़ता है और अपने आप को आगे पुश करता है। होप ना खोते हुए वो आगे बढ़ता है और अगेंस्ट ऑल ऑड्स लास्ट सेकंड में लोकेशन तक पहुंच जाता है। क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और वो अपना रिवॉर्ड ले लेता है। जल्दी से उसे कंज्यूम करता है। जैसे ही वो रिवॉर्ड लेता है, एक रिलीफ की लहर उसके अंदर आ जाती है। उसका दर्द धीरे धीरे कम होता है और हल्के से अपनी पुरानी फिजिकल स्ट्रेंथ का एक छोटा सा हिस्सा वापस पाता है। क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद टाइम स्टॉप इफेक्ट डिसॉल्व हो जाता है और थग्स कंफ्यूज्ड होकर आसपास देखते हैं। दासुंग, जो कि हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, अपने आप को ढूंढते हुए अपने स्टेटस विंडो को बार बार समन करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो अनसक्सेसफुल होता है। उसे समझ नहीं आता कि पहले वो कैसे ओपन हुई थी। वो डेस्परेट होकर कई कमांड्स ट्राई करता है, जैसे क्वेस्ट और मिशंस, लेकिन आखिरकार वो अपनी कोशिश छोड़ देता है। उसका मन नए क्वेस्ट के लिए फिक्स हो जाता है। सोचता है कि शायद उनसे वो अपनी ताकत वापस पा सकेगा, खासकर जब थग्स फिर से आ सकते हैं। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वो खुद को पैंथियन नाम के जगह पर पाता है। शुरू में वो इसे बस एक बेकार सपना समझकर इग्नोर करता है, लेकिन जल्द ही वो समझ जाता है कि ये कुछ और ही है। ये साफ है कि ये कोई भ्रम नहीं है। उसे यहाँ किसी खास काम को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो आ जाता है। वो निर्देशों के अनुसार काम करता है और जैसे ही टास्क पूरा होता है, उसे एक मेमोरी चिप मिलती है। जैसे ही क्वेस्ट खत्म होता है, एक और नई क्वेस्ट सामने आती है। इस बार उसे 10 किलोमीटर दौड़ने का टास्क दिया जाता है। एक के बाद एक क्वेस्ट आती रहती है और हर क्वेस्ट कंप्लीट करने पर वो एक नया इनाम जीतता है। 10 दिन तक वो लगातार क्वेस्ट करता है, लेकिन फिर भी सिर्फ 55% इम्प्लीमेंटेशन पूरा कर पाता है। इस लगातार छोटी छोटी टास्क से वो थक जाता है और गुस्से में एक ठीक ठाक चैलेंज की मांग करता है। इसके जवाब में सिस्टम उसे एक नई क्वेस्ट देता है, एक रोते हुए डीमन को मारने की। अचानक एक बिजली चमकती है और वो रोते हुए डीमन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे याद आता है कि पहले जब उसका सामना इस अपोनेंट से हुआ था तो वो मौत के करीब पहुंच गया था, लेकिन इस बार रीमैच का मौका मिलने पर उसके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट का जज्बा जाग उठा है। बिजली से ढका हुआ वो मॉन्स्टर एक कान फाड़ गरज के साथ वार करता है और अपने तीखे पंजों से हमला बोलता है। दासुंग मुश्किल से उस वार को बच पाता है, ये जानकर कि एक ही वार उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। वो आगे बढ़ता है एक वार करने के इरादे से, लेकिन मॉन्स्टर बिना किसी कोशिश के उसे एक तरफ हटा देता है, उसे जमीन पर फेंक देता है। दासुंग के मुंह से खून बाहर निकलता है। जब वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, एक रोते हुए डीमन के हाथों
इस तरह उछाला जाना उसकी शान को तोड़ रहा था। ये लड़ाई लंबी चलती है और दासुंग, जो एक डीमन लॉर्ड है जिसे लोग विलन के रूप में डरते हैं, अब सिर्फ बचने का खेल खेलने पर मजबूर है। लेकिन आखिरकार उसकी किस्मत साथ छोड़ देती है और डीमन उसे पकड़ लेता है, अपने पंजों में मजबूती से जकड़ लेता है। इस मामले की घात में दासुंग को याद आता है कि कैसे पहले सामना करते वक्त उसने इस मॉन्स्टर को कुचल दिया था। वो लगभग भूल ही गया था कि वो एक तलवार समन कर सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में एक तलवार बुलाता है और एक तेज और सही चाल से डीमन के बाएं पंजे को काट देता है। बिना किसी दया के दासुंग डीमन को वापस वहीं भेज देता है जहां से वो आया था, जैसे वो सिर्फ एक कीड़े से ज्यादा कुछ ना हो। क्वेस्ट कंप्लीट होती है। वो अपने आप को वापस हॉस्पिटल के रूम में पाता है। सुबह हो चुकी है। वो खिड़की खोलता है, जिसकी आवाज से उसकी माँ जाग जाती है। घबराते हुए वो पूछती है कि उनके पास कौन खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो दासुंग को अपने सामने देखती है, वो हैरान रह जाती है। अब उसका बॉडी एक बॉडी बिल्डर जैसा दिख रहा था। जो हॉस्पिटल स्टाफ उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए जिम्मेदार थे, वो सब स्पीचलेस रह जाते हैं। उनके हिसाब से उसकी रिकवरी कम से कम 6 महीने लगने चाहिए थे। ये समझ के परे था कि सिर्फ 15 दिनों में दासुंग ने ऐसी रिमार्केबल प्रोग्रेस कैसे कर ली। उसकी माँ, जो अब भी अपने बेटे के लिए चिंता कर रही थी, अपनी चिंता व्यक्त करती है, लेकिन डॉक्टर उसे हल्की सी तसल्ली देते हैं, कहकर कि डरने की कोई बात नहीं है। इसी बीच दासुंग अपने क्वेस्ट के असर महसूस करता है और देखता है कि उसकी शक्ति काफी हद तक वापस आ गई है। वो अपने हाथ पैर फैलाकर स्ट्रेच करता है और आसपास देखने लगता है। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ती है, जो एक नर्स से बात कर रही होती है। उनकी आंखों में आंसू होते हैं जब वो नर्स का शुक्रिया अदा करती है। नर्स भी उन्हें तसल्ली देते हुए उनका साथ देती है। उसकी माँ की संघर्ष और उसकी स्थिति को समझते हुए दासुंग को एहसास होता है कि पिछले 10 साल उसकी माँ के लिए कितने मुश्किल रहे होंगे। उसका दिल भावुकता से भर जाता है और अपने हाथ को बंद करते हुए वो कसम खाता है कि अब जब वो वापस आ चुका है, वो अपनी माँ की रक्षा करेगा। फिर वो वॉशरूम की तरफ जाता है और जोर से चिल्लाता है, पैंथियन! एक पल में उसकी आत्मा पैंथियन में खींच ली जाती है। वहां पहुंचकर वो सिस्टम से पूछता है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। सिस्टम हाँ में जवाब देता है और उसे रैंडम क्वेस्ट के लिए डिफिकल्ट लेवल चुनने का विकल्प देता है। अपने डीमन लॉर्ड होने की हालत को याद करते हुए दासुंग हिम्मत से हाईएस्ट डिफिकल्ट लेवल चूज करता है, हेल को, जो सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग टायर है। इसके जवाब में एक डार्क ऑर्ब उसके सामने दिखाई देता है। जैसे ही ऑर्ब टूटता है, जो दृश्य सामने आता है वो दासुंग को चौंकाने पर मजबूर कर देता है। उसके सामने खड़ा है स्वर्ग और नर्क का सम्राट, हेल का एब्सोल्यूट रूलर, जो दासुंग का एकदम मिरर इमेज है। लेकिन अपनी पूरी शक्ति के साथ दासुंग अपनी तलवार समन करता है और उसके अंदर युद्ध का जुनून जाग उठता है। बिना समय गवाए उसका रेप्लिका आगे बढ़ता है और एक जोरदार ओवरहेड अटैक करता है। कमजोर दासुंग मुश्किल से उस वार को रोक पाता है। अपने बॉडी पर उस प्रहार का दर्द महसूस करता है। रेप्लिका अपना हमला जारी रखता है, हर एंगल से वार करता है। दासुंग की किसी कमजोरी को ढूंढने की कोशिश में रेप्लिका की शक्ति के सामने अपनी रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। दासुंग को एहसास होता है कि ये लड़ाई जितनी लंबी खिंचनी है, उतनी ही उसके लिए नुकसानजनक है। अचानक रेप्लिका एक कमजोरी ढूंढ लेता है, उसे अरीना के पार फेंक देता है। भारी सांस लेते हुए दासुंग धीरे से कहता है कि ये रेप्लिका असली चीज जैसा लगता है, लेकिन एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आती है, जैसे उसके पास अभी भी एक चाल बाकी हो। वो अपना स्किल ब्लड न्यूट्रलाइजेशन एक्टिवेट करता है, जो उसे अपने डबल के अटैक के प्रति इम्यून बना देता है। तलवार से कटने के बावजूद वो कुछ महसूस नहीं करता और तुरंत लड़ाई का रुख बदल जाता है। वो रेप्लिका का फेस जमीन में घुसा देता है, लेकिन उसका ये फायदा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। चकित दासुंग देखता है कि रेप्लिका इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। उसके पास भी वही सेम स्किल है। लड़ाई नए जोर के साथ दोबारा शुरू होता है और जल्द ही दासुंग खुद को तलवार से घायल पाता है। उस दर्द से उसे याद आता है कि लड़ाई कितनी जरूरी होती है। इसी बीच एक सफाई करने वाली लेडी वॉशरूम के पास आती है और अंदर से कोई जवाब ना मिलने पर दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाती है, उसे तुरंत तीसरे फ्लोर पर किसी ज़रूरी काम के लिए बुलाया जाता है। वापस अरेना में पैंथियन में दासुंग को लगता है कि वो कोना पकड़ा जा चुका है। हार का बोझ उस पर भारी पड़ रहा है और वो समझ जाता है कि अगर अब वो हारता है तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी।
निराशा के इस पल में उसका दिमाग तेजी से छुपाए हुए रास्ते ढूंढने लगता है, चाहे उसके किस्मत का एक टुकड़ा ही क्यों ना चाहिए हो। वो तुरंत अपने इन्वेंटरी एक्सेस करता है और एक न्यूट्रिशनल टॉनिक निकालता है जो उसने क्वेस्ट कंप्लीट करने पर इनाम में पाया था। ये पोशन उसकी स्टेमिना का 20% वापस रीस्टोर करने की शक्ति रखता है। समझते हुए कि 5 बॉटल के यूज से 100% तक रिचार्ज हो जाएगा, उसके अंदर एक आशा की चिंगारी जगती है। युद्ध की गर्मी में वो रिस्क लेने का फैसला करता है और एक बॉटल फटाफट पी लेता है। जैसे ही पोशन का रिजुविनेटिंग इफेक्ट उसके बॉडी में फैलता है, वो फिर से ताकत महसूस करता है, लेकिन तभी उसका रेप्लिका उसकी तरफ तलवार बढ़ाता है। तभी हमारे हीरो को जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती। वो बिना किसी डर के अपना पंच जोर से मारता है, अपनी लो हेल्थ की परवाह किए बिना। एक ही पंच में उसका रेप्लिका हवा में उछल जाता है और दासुंग का सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो अपनी इन्वेंट्री से और 2 टॉनिक्स निकालता है और दोनों बोतल एक साथ पी लेता है। लेकिन उसका रेप्लिका इस बात को लाइटली नहीं लेता और एक विशियस राउंड हाउस किक करने की कोशिश करता है। दासुंग केयरफुली उस अटैक से बच जाता है और तीसरी टॉनिक पी लेता है। दोनों के पास एक पल का भी आराम नहीं, क्योंकि उनकी लड़ाई अब इतनी तेजी से हो रही है कि आंखों से फॉलो करना मुश्किल हो गया है। इस बीच दासुंग अपनी चौथी टॉनिक खत्म करने में सफल हो जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन खराब होने लगती है जब वो देखता है कि काफी रिकवरी होने के बावजूद अब तक उसके लिए जीतना मुश्किल है। अपने डॉप्लीगैंगर को हरा नहीं पा रहा था और उसका डॉप्लीगैंगर बिना समय गवाए उसे एक चोक होल्ड में फंसा लेता है। उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और उसकी तलवार दासुंग की तरफ तेज गति से आगे बढ़ती है। अपनी आखिरी प्रयास में दासुंग एक 200 IQ का प्लान एग्जीक्यूट किया और पूरी तरह से गेम पलट देता है। उसका डॉप्लीगैंगर के श्रेडेड एप्स असली ब्लेड से पियर्स किया जाता है, जो खुद ही कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसका वेपन गायब होके दासुंग की इन्वेंट्री में आ गया। एक शैतानी मुस्कान के साथ दासुंग अपने ओवर कॉन्फिडेंट डॉप्लीगैंगर को घूर कर हंसता है, देखते हुए कि वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। वो अपनी जीत का हर एक पल का मजा लेता है क्योंकि उसकी रिस्क फील्ड स्ट्रैटेजी सफल हो गया था। हेल डिफिकल्टी का क्वेस्ट कंप्लीट करते ही एक चमकती हुई नीली विंडो प्रोक्लेम करती है कि यूजर ने 100% इम्प्लीमेंटेशन रेट अचीव कर लिया है और उसका बॉडी अपनी पीक स्टेट में वापस आ जाता है। बोनस के रूप में अब वो हेल्थ सिस्टम का यूज धरती पर भी कर सकता है। अचानक उसके हॉस्पिटल के कपड़े फट जाते हैं और उसके बैटल स्कार्ड बॉडी की एक झलक पुरानी यादों के बाढ़ ले आते हैं। ये उसे उसके उन सभी दुखों की याद दिलाता है जो उसे इस मुकाम तक लेकर आई है, एक देजा वू का एहसास करवाते हुए। फिर भी जब वो सिस्टम को धरती पर वापस भेजने का आदेश देता है, एक पैनल सामने आता है जो उससे पूछता है क्या वो अनरेड मैसेजेस देखना चाहता है। मैसेजेस सेलेक्ट करने पर सिस्टम उसे बधाई देता है कि अब वो एक मोनार्क बन चुका है। मैसेजेस में ये समझाया जाता है कि जब पिछला मोनार्क चला गया था तब हेवनली बीइंग्स ने हेल पर कब्जा कर लिया था और डीमंस को वहीं फंसा दिया। इस बात का मतलब समझते हुए दासुंग उस हेल की हंसी उड़ाता है जिसने उसकी जिंदगी के 80 साल चुरा लिए थे और अब उसे हेल का मोनार्क बनने के लिए कह रहा है। एक अजीब सी मुस्कान के साथ हेल का नया मोनार्क अपने सब्जेक्ट्स को डेफिनेटली उनकी बेइज्जती करते हुए उन्हें फ्लिप ऑफ करता है और अपने बदले की संतुष्टि में उन पर गालियां बरसाता है। फिर वो सिस्टम को आदेश देता है। एग्जिट करते हुए वो पैंथियन से बाहर निकल जाता है, जबकि हेल के मॉन्स्टर्स के होर्ड्स शॉक में होते हैं, ये समझते हुए कि उनका फेट अब सील हो चुका है। हॉस्पिटल में दासुंग कैजुअली इनसेन 1 हैंड वर्टिकल पुशअप्स कर रहा है जब उसकी माँ और डॉक्टर साइलेंट ऑ में देख रहे होते हैं। शर्लॉक सोम्स जैसे डिडक्शन स्किल्स का यूज करते हुए डॉक्टर ये कंक्लूड करता है कि दासुंग एक अवेकनर बन गया है, लेकिन उसकी माँ फिर भी अपनी बेटे की अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन को समझने में स्ट्रगल कर रही होती है। डॉक्टर के रीअश्योरेंस के बाद भी दासुंग की माँ का कहना होता है कि वो समझना चाहती है कि ये सब कैसे हो सकता है। आखिरकार डॉक्टर सजेस्ट करता है कि वो अवेकनर एसोसिएशन जाए, जो उसका बेटा सुन लेता है। सीन शिफ्ट होती है। दासुंग और उसकी माँ टैक्सी में होते हैं। जब वो डॉक्टर से हुई बातचीत पर सोचते हैं, वो सोचता है कि उसकी माँ उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। कंफ्यूजन में वो विंडो के बाहर देखता है और सोचता है कि जब वो कोमा में था तब अर्थ पे क्या हो रहा था। जब वो घर लौट कर आता है तो उसकी माँ कहती है कि वो जल्दी आ जाएगी और घर में एंटर करते ही वो सरप्राइज होता है जब एक लड़की कॉटन के साथ
मिलती है। कैंडी कलर के हेयर वाली लड़की ड्रॉवर से पैसे निकाल रही होती है। दासुंग अपने दिमाग पर जोर डाल रहा होता है कि ये अजीब सी लड़की कौन हो सकती है। तभी उसकी माँ रूम में आती है और ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ती है। माँ बताती है कि वो लड़की हान जीसू है, उसकी बहन। तब उसे एहसास होता है कि जिस लड़की को वो पहचान नहीं पाया वो उसकी अपनी बहन है, जीसू, जो एक ब्रैटी एटीट्यूड में होती है, फिर से पैसे ले रही होती है। माँ उसकी इस बात से गुस्सा में होती है, पर जीसू उन्हें इग्नोर करती है और कहीं जाने के लिए तैयार होती है। इस बीच दासुंग अभी भी शॉक में होता है कि उसने अपनी बहन को कैसे नहीं पहचाना। जब जीसू उसके पास से गुजर रही होती है तो वो उसके तीखे शब्दों में याद दिलाती है कि पिछले 10 साल उसके और उसके माँ के लिए कैसे एक नाइटमेयर जैसा था। दासुंग अपने आप को मजबूर महसूस करता है और पछताता है कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। जब जीसू घर के बाहर जाने लगती है तो माँ पूछती है कि बता के तो जाओ, कहाँ जा रही हो। तभी एक जोर से आवाज आती है जो सबका ध्यान खींच लेती है। वापस से वही कर्जा वसूलने वाले होते हैं। वो धमकी देते हैं कि अगर डोर नहीं खोला गया तो 3 तक की गिनती में वो डोर तोड़ देंगे। सभी चुप हो जाते हैं। दासुंग गुस्से में है रिवेंज लेने के लिए। घर के बाहर खड़े रहकर थक चुका आदमी जो एक सिल्वर सूट पहना हुआ है, गुस्से में आके उनके दरवाजे को लात मारने लगता है। माँ अपनी जीसू से अंदर वापस आने की रिक्वेस्ट करती है, पर जीसू बिना किसी डर के वहीं खड़ी रहती है। सिल्वर सूट वाले आदमी का ध्यान अपने साथ आए गुंडे की तरफ जाता है और वो सोचता है कि दौड़ तोड़ कर अंदर जाना चाहिए। पर तभी जीसू घर से बाहर आती है और गुस्से में उनसे कहती है कि वो लोग ज्यादा एनोइंग हो रहे हैं। ये सुनकर सिल्वर सूट वाला एक पल के लिए स्पीचलेस हो जाता है। फिर वो समझ जाता है कि जीसू उनकी बेटी है। मौका देखकर वो गुस्से में घर के अंदर घुस जाता है और उसका गंदा और छिछोरा साथी जीसू को घूरता रहता है। माँ डर से कांप रही होती है और अपने पर्स से कैश निकालकर उन्हें देने लगती है, पर अगले ही पल कैश हवा में उड़ता दिखाई देता है, क्योंकि सिल्वर सूट वाला आदमी इतनी आसानी से कैश मिलने पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो माँ को जोर से थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। ये सब देखते ही अपनी माँ के साथ हो रही इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर पाता दासुंग गुस्से से उबलते हुए सिल्वर सूट वाले आदमी को एक ही पंच में हवा में उड़ा देता है। उसका मोटा और गंदा गुंडा शौक में पूछता है, ये क्या हो रहा है। तभी एक जमाने का एरोगेंट सिल्वर सूट वाला आदमी अपने डैडी के पास रोकर शिकायत करता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। गुंडा बस शौक में देखते रह जाता है जब दासुंग उन दोनों को सरकास्टिकली थैंक्स बोलता है कि वो खुद अपने पैर चलकर उसके पास आए हैं। एक छोटी सी टॉन्ट के बाद दासुंग गुंडे को उसके जबड़े से पकड़ लेता है, तैयार एक वेल डिजर्व्ड बीट डाउन देने के लिए, अपनी माँ का बदला लेने के लिए। दासुंग गुंडे के फेस पर एक दो नहीं पूरा 100 थप्पड़ लगाता है जब तक वो जमीन पर गिरकर पेन और खून में लथपथ ना हो जाए। गुंडा अपने आसपास देखता है और एक लड़की की चेयर देखकर डेस्परेट मूव करता है। चेयर का पैर पकड़कर दासुंग पर वार करने की कोशिश करता है, पर दासुंग टोटल बैडास स्टाइल में अपने हाथ से चेयर को पंच करके तोड़ देता है। उस पंच की पावर से गुंडा दीवार तक जा टकराता है और अपने साथी के पास जाकर गिर जाता है। माँ अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती है कि वो रुक जाए और वो दोनों कर्ज वसूलने वाले जो अब आंसुओं से लथपथ हैं डर के मारे घर से भाग जाते हैं। दोनों अपनी गाड़ी तक लड़खड़ा कर पहुंचते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक हॉस्पिटल में एडमिट रहने वाला लड़का इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, वो भी 10 साल कोमा में रहने के बाद। अपने काम में फेल होने के नतीजे के बारे में वरीड सिल्वर सूट वाला अपने पार्टनर से पूछता है, अब क्या करें। अपने जख्मों को संभालते हुए मोटा गुंडा टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, पर सिल्वर सूट वाला उसे तुरंत टोकता है क्योंकि उसने दासुंग की बहन को वापस घर जाते हुए देख लेते हैं। सिल्वर सूट वाला आदमी पैनिक करता है और एक छुरा निकालकर दासुंग पर हमला करता है, पर दासुंग अनफेज्ड बिल्कुल काम रहता है। वो सिल्वर सूट वाले के हाथ को पकड़कर रिस्ट को इतने सैवेजली ट्विस्ट करता है कि जैसे दासुंग अपनी माँ के लिए बदला ले रहा हो। सिल्वर सूट वाला जोर से चीखता है, अपनी अब यूजलेस और फ्लॉपी हो चुकी कलाई को पकड़कर। मोटा और गंदा गुंडा धमकी देता है, तुझे बिना नुकसान के नहीं छोड़ेंगे। पर दासुंग, जो इन दोनों रास्कल से ज्यादा सैवेज है, एक सिंपल सोल्यूशन प्रपोज करता है, अगर मैं कोई
विटनेस ही ना छोड़ू तो। जैसे ही वो गुंडे को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी माँ की चीख उसे रोक देती है। सीन शिफ्ट होता है घर के अंदर। माँ दासुम को एक्सप्लेन करती है कि उसका कोमा में होने के बाद उन्हें घर और स्टोर बेचना पड़ गया। वो आगे बताती है कि जब वो सेविंग्स भी खत्म हो गई तो उन्होंने 3 अलग अलग जगह से लोन लिया, लेकिन जो असली अमाउंट उन्होंने बोरो किया था उस पर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो अब रीपे करना इम्पॉसिबल हो गया है। आसमान छूने वाले कर्ज के बारे में क्यूरियस तासुंग जीसू के बारे में पूछता है। तब माँ बताती है कि उसकी बहन ने स्कूल छोड़ दिया और एक रेस्टोरेंट में काम शुरू किया ताकि वो कर्ज चुकाने में मदद कर सके। माँ रोती आंखों के साथ बताती है कि जीसू ने दिन रात मेहनत की सिर्फ अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। अपने दांतों को घिसते हुए वो अफसोस करता है कि जीसू को स्कूल छोड़ना पड़ा। माँ आगे बताती है कि इतनी मेहनत के बाद भी जीसू की कमाई काफी नहीं थी और कुछ महीनों से वो किसी अननोन जगह पर जा रही थी। अपनी फैमिली की तकलीफ देखकर तासुंग टूट जाता है और कहता है, उन लोगों को तो मुझे मार देना चाहिए था। पर माँ उसे जेंटली रीअश्योर करती है। तभी फोन कॉल आता है। माँ देखती है कि कॉल कर्ज वसूलने वाले का है तो दासुंग उससे फोन देने के लिए कहता है। फ्रस्ट्रेशन में वो उनका मजाक उड़ाता है, पर उनकी आंखें एकदम शॉक में बदल जाती है जब वो बुरा खबर सुनता है। सीन शिफ्ट होता है जीसू की तरफ, जो बंधी हुई और डक टेप से मुंह बंधे दिखती है। मोटा गुंडा उसका सर धक्का देके कॉल पर दासुंग को धमकी देता है, अगर अपनी बहन को ठीक देखना चाहते हो तो 24 घंटे में 100 मिलियन लेकर आओ। पर दासुंग समझ जाता है कि उन्हें मारना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ हेल के रूल्स काम नहीं करते। सीन शिफ्ट होता है। इसी बीच गैंगस्टर्स दासुंग के रोते हुए बहन को एलिवेटर में ले जा रहे होते हैं। मोटा गुंडा उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक होस्टेज है। तभी स्पार्क्स उड़ते हैं और लाइट चली जाती है, जिससे एलिवेटर रुक जाता है। अपने पैर के पास स्पार्क्स देखकर मोटा गुंडा घबरा जाता है और उसी वक्त तासुंग मैजिकली वहां फ्लैश करता है। वो सरकास्टिकली कहता है, मैं पैसा देने आया हूं। पता चलता है कि दासुंग ने शैडो रेत स्किल चूज की थी, जो एक रैत को समन करने की पावर देती है। रैत अपने टारगेट के ब्लड के बेसिस पर लोकेट करता है और उनका रूप ले लेता है। अब रैत ने अपने टारगेट को लोकेट कर लिया है और सिल्वर सूट वाले का सर मेटालिक वॉल पर जोर से दे मारता है। मोटा गुंडा पैनिक करता है, समझ जाता है कि दासुंग एक अवेकनर है। ये सुनकर उसकी बहन भी शॉक हो जाती है, लेकिन रैत उसके इमोशंस को इग्नोर करता है। जब एलिवेटर का डोर खुलता है, मोटा गुंडा बाहर गिरता जाता है और गैंग मेंबर्स को अनाउंस करता है कि एक अवेकनर अंदर घुस चुका है। पर कुछ कहने से पहले ही एक तेजी से मार उसके गर्दन पर पड़ती है और वो जोर से आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। अपने एरिया में इंसल्ट महसूस करके गैंगस्टर्स अपने वेपन्स उठाते हैं। रैत उन्हें खतरे के साथ वेलकम करता है। पहला बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तुरंत समझ जाता है कि वो टेलीपोर्ट होकर रैत के पीछे आ गया है। एक जोर का किक उसे अनकॉन्शियस कर देता है। इस तरह दासुंग मॉब में हैवॉक मचा देता है। अब सिर्फ एक बंदा बचा है। दासुंग अपनी बहन जीसू के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो उसकी रिस्ट्रेंस और टेप हटा देता है और उसे घर जाने को कहता है, पर जीसू अपने प्यारे भाई के लिए चिंता करती है। एक कूल ऑरा के साथ दासुंग उसे रियश्योर करता है कि वो अपना काम खत्म करके उससे मिलने आएगा। जब एलिवेटर का डोर बंद होता है, रात एक और बीट डाउन के लिए रेडी होता है। दर्द भरी चीखें हॉल में गूंजती है और सिर्फ अनकॉन्शियस बॉडीज नजर आती है। लगता है दासुंग सीढ़ियां चढ़कर एक एक फ्लोर क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक ग्रुप गैंगस्टर्स का, जो स्मोक इंजॉय कर रहा है, उसके सामने आता है। दासुंग मजाक में कहता है, सब इतने वीक है कि चैलेंज का ना होना मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ये इंसल्ट सुनकर इरिटेटेड गैंगस्टर्स पहले सभी की तरह डिमोलिश्ड हो जाते हैं। इनमें से एक अपने बॉस को कॉल करता है। एक टैटूड कवर्ड मैन जिसके जाइगेंटिक मसल्स हैं, वो फोन उठाता है। अपने सबऑर्डिनेट्स को डांटते हुए कहता है कि रिलैक्सेशन टाइम में कॉल करना मना है, लेकिन पैनिक्ड गैंगस्टर्स इंसिस्ट करते हैं कि वो तुरंत आए। बॉस को ऑर्डर देना उसे और गुस्सा दिलाता है, पर जैसे ही वो अपने आदमियों के नॉकआउट होने की आवाज सुनता है, उसे समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। अपने सीट से उठकर वो फ्रस्ट्रेशन में अपने फोन को क्रश कर देता है। क्या वेस्ट है। गैंग के हेडक्वार्टर्स में ब्लडी बॉडी जमीन पर बिखरी होती है। शैडो रैत एक और मेंबर के पास जाता है, जो उससे गुजारिश करता है कि उसके साथ वही फेट ना हो जो बाकियों के साथ हुआ। तभी एक दीवार जोर से टूटकर गिरती है। दासुंग शॉक्ड होकर देखता है कि एक जाइगेंटिक आदमी, जो उसका फेस पकड़ के तुरंत जमीन पर मार देता है,
बॉस अपने आदमियों की हरकतों के लिए अपना गुस्सा निकालता है। वही दासुंग रियलाइज करता है कि उसकी माँ और बहन तो उसके पावर से बिल्कुल भी हैरान नहीं है, जैसे कि ये सब उनके लिए आम बात हो। दूसरा आदमी उसकी तरह मौजूद है। उसकी शैडो रैथ पावर्स यूज सेफ रिट्रीट करने का मौका देती है। बॉस शॉक में होता है जब वो दासुंग को देखता है जो सारा केओस खुद क्रिएट कर रहा था। दासुंग पूछता है कि तुम भी एक अवेकनर हो। बॉस फक्र से स्माइल करता है और कहता है कि वो दासुंग को हेल भेज देगा। हेल, ये फेमिलियर वर्ड सुनते ही दासुंग की आंखें नैरो हो जाती है। बॉस अपने फिजिकल एनहेंसमेंट के साथ अपने कपड़े फाड़कर मसल्स फ्लेक्स करता है, लेकिन दासुंग को उसकी साइज की परवाह नहीं होती। दासुंग बॉस के फेस पर जोरदार पंच मारता है और उसे जाइंट वीकलिंग बोलकर पंच कसता है। वॉल के अंदर धंस गया बॉस डिफीट होने से इनकार करता है। वो गुस्से से उठता है और काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, पर दासुंग उसे तुरंत हम्बल कर देता है। एक जोर की किक बॉस के चिजल्ड फेस पर पड़ती है और दासुंग किक्स की बराज के साथ उसे एक सॉलिड बीट डाउन देता है। बीच बीच में वो बॉस को समझाता है कि ट्रू हेल क्या होती है और वो कितनी मिजरी लाता है। जायंट बॉस सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा होता है और डर के मारे टाइम आउट मांगता है। अपनी शैटर्ड सोल के साथ मस्कुलर गैंगस्टर अपनी जान के बदले पैसा और अपनी सारी दौलत ऑफर करता है। मनी का जिक्र सुनते ही दासुंग का इंटरेस्ट जगता है। वो बॉस से कैश के बारे में पूछता है। बॉस एक क्लोसेट की तरफ पॉइंट करता है जिसमें कैश सेफ रखा होता है और फिर बॉस अपनी जान बचाने के लिए पार्किंग लॉट में अपनी सफ़ेद कार तक भागता है। कार तक पहुंचने के बाद वो सोचता है कि अब वो सेफ है। रंबलिंग करते हुए वो सोचता है कि वो दासुंग को कैसे हंट करेगा, लेकिन तभी दासुंग चुपके से उसके पास आता है और धीरे से विस्पर करता है कि सेफ का पासवर्ड तो पूछना भूल गया। बॉस डर के मारे पागल हो जाता है, पर दासुंग की शैडो रैथ उसे एक लास्ट टाइम टॉर्मेंट करता है और कहता है कि वो कभी भी कहीं भी उससे मिल सकता है। बाद में एक पोर्टल के थ्रू मैजिकली 500 मिलियन वॉन दासुंग के सामने गिरता है। दासुंग ग्रीड से भरी एक गॉब्लिन की तरह स्माइल करता है और सोचता है कि अब वो कितने अपार्टमेंट्स और चीज़ें खरीद सकता है। वो एक मॉल में जाता है और एक न्यूली लॉन्च्ड फोल्डिंग फ़ोन देखकर कैप्टिवेटेड हो जाता है, जो शॉपकीपर कहता है कि ये 2.99 मिलियन वॉन का है। दासुंग क्यूरियोसिटी में एक और मॉडल चेक करता है जो सैमसंग जेड फ्लिप जैसा लगता है। शॉपकीपर परचेज को इजी बनाने के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान सजेस्ट करता है, लेकिन दासुंग बिना हेजिटेशन के काउंटर पर 5 मिलियन वॉन रख देता है और दोनों मॉडल्स आउटराइट खरीद लेता है। शॉपकीपर शक के साथ पैसे एक्सेप्ट करता है, जैसे उसने किसी को लूट लिया हो या फिर फेयर प्राइस से ज्यादा चार्ज किया हो। अपनी शॉपिंग कैजुअली लेकर दासुंग घर पहुंचता है और चीजें रखकर रेडी होता है। तभी उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है। दासुंग रिप्लाई करता है कि उसे थोड़ा काम है और बिना किसी जवाब का इंतजार किए वहां से गायब हो जाता है। असलियत में उसे अपने एक दोस्त के साथ डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। रेस्टोरेंट में चानहो विजिबली शॉक्ड होता है दासुंग के ट्रांसफॉर्मेशन से। उसका फिजिक पहले के मुकाबले काफी बदल चुका था। सिर्फ कुछ दिनों के गैप में दोनों अपने मील की शुरुआत एक ड्रिंक के साथ करते हैं। चानहो कन्वर्सेशन शुरू करता है और दासुंग से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है, याद दिलाते हुए कि अब वो पहले जैसा केयरफ्री स्कूल किड नहीं रहे। लेकिन दासुंग डिस्कशन को एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है और पूछता है कि 500 मिलियन वॉन से कितने अपार्टमेंट्स खरीदे जा सकते हैं। चानहो एक पल के लिए सरप्राइज्ड होता है और डाउट करता है कि क्या दासुंग के पास इस वक्त कितना कैश है, पर फिर क्विकली इन्फ्लेशन के करंट स्टेट पर बात करना शुरू कर देता है। वो समझाता है कि इन्फ्लेशन कैसे रियल एस्टेट प्राइसेस को बढ़ा रहा है। ये सुनकर दासुंग परेशान हो जाता है और एंशियस होके पूछता है कि सिटी में एक जगह लेने के लिए कितने पैसे चाहिए। चानहो इन्फॉर्म करता है कि कम से कम 2 बिलियन वॉन लगते हैं और उसे रिलैक्स करने को कहता है, याद दिलाते हुए कि दुनिया उसके कोमा में जाने के बाद ड्रास्टिकली बदल गई है। कन्वर्सेशन को शिफ्ट करते हुए चानहो असल बात पर आता है और डायरेक्टली पूछता है कि क्या दासुंग तुम एक अवेकनर हो। दासुंग रिस्पॉन्ड करता है कि इस बात को कंफर्म करने के लिए पहले उसे समझना होगा कि अवेकनर का मतलब क्या होता है। जब वो रेस्टोरेंट से निकलते हैं, चानहो सब कुछ समझाता है। शुरुआत से शुरू करते हैं। वो बताता है कि दासुंग के कोमा के कुछ ही समय बाद दुनिया में मिस्टीरियस पोर्टल्स, जिन्हें गेट्स कहते हैं, दिखने लगे। शुरुआत में ये पोर्टल्स एक माइनर थ्रेट लगते थे और कंट्रोल में रखे गए, लेकिन चीजें हार्ड तब हुई जब मॉन्स्टर्स इन गेट से निकलकर दुनिया में आने लगे। ये मॉन्स्टर्स हर जगह तबाही मचाने लगे, किसी को भी नहीं बख्शा।
ह्यूमैनिटी ने लड़ने की कोशिश की, पर जल्द ही पता चल गया कि इंसानों के मैन मेड वेपन्स उन पर बिल्कुल असर नहीं करते। दासुंग क्यूरियोसिटी को कंटेन ना करते हुए इंटरप्ट करता है और पूछता है, क्या गन्स या कैनन्स भी उन्हें नहीं रोक सकते? चान हो कंफर्म करता है कि नॉर्मल वेपन्स का उन पर कोई असर नहीं होता था। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि धीरे धीरे एक नई तरह की वेपन डिस्कवर की गई, ऑरा वेपन्स। ये नए वेपन्स जो मॉन्स्टर के बाय प्रोडक्ट्स से बनाए गए थे, क्रिएचर्स के खिलाफ इफेक्टिव साबित हुए, और जो लोग इन वेपन्स को चला पाए वो अवेकेंड कहलाए। वो हीरोज जो ह्यूमैनिटी को एक्सटेंशन के एज से बचा रहे थे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये बात सच साबित हुई क्योंकि मैनकाइंड ने सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट किया। दासुंग अपने स्वैग को दिखाने के लिए अपने अर्सनाल से एक कटिंग एज फोल्डेबल फोन दिखाता है और चानहो को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तब चूर चूर हो जाता है जब चानहो उसे बताता है कि आजकल ऐसे फोन्स फ्री में दिए जा रहे हैं। यह सुनकर दासुंग रियलाइज करता है कि उसे धोखा दिया गया था और वो स्कैम का शिकार बन गया है। शर्मिंदगी से भर गया दासुंग अपने अंदर ही अंदर रहने देता है और अपने दोस्त को यह बताने से बचता है कि उसने फोन के लिए कितना ज्यादा पैसा दिया था। चानहो फिर बात को वापस अवेकनर टॉपिक पर ले आता है और दासुंग को बताता है कि अगर वो ऑरा वेपन का इस्तेमाल नहीं करता तब भी वो अपनी बॉडी को ऑरा के थ्रू स्ट्रेंथन कर सकता है। फिर चानहो पॉइंट करता है कि उसने सुना है सिर्फ दासुंग के बेटर फिजिक के बारे में ही नहीं, बल्कि ये भी कि उसने एक नोट्रोशियस थग ग्रुप को अच्छी तरह से धोया था। दासुंग थोड़ा ब्लफ मारते हुए चानहो से पूछता है कि अगर वो अवेकनर नहीं होता तब भी क्या चानहो उसे पैसा ऑफर करता और उसी एटीट्यूड के साथ बिहेव करता। ये सब्टली रिवील करता है कि वो अपनी दोस्ती का फायदा उठाना चाहता है। चानहो का गुस्सा उबल पड़ता है, लेकिन उनका झगड़ा शुरू होने से पहले ही एक गेट फ्रैक्चर उनके ऊपर खुल जाता है और मॉन्स्टर सीधा उनके आसपास घिरने लगते हैं। मॉन्स्टर्स अपने वुडन वेपन जमीन पर मारते हैं जिससे जमीन काफी जोर से हिलती है, जैसे अर्थक्वेक हो रहा हो। जमीन के जोर से हिलने से लोग डर जाते हैं और पैनिक में भागना शुरू कर देते हैं। मॉन्स्टर्स के मेनांसिंग ग्रॉल्स और अटैक से माहौल और ज्यादा टेरिफाइंग हो जाता है। लेकिन दासुंग जिन मॉन्स्टर से वो हेल में मिला था उनसे ये क्रिएचर्स काफी अलग है और इन्हें पहचान नहीं पाया। कुछ वक्त वेस्ट किए बिना दासुंग अपने एक पैर को जमीन पर जोर से मारकर रोड का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ता है और अप्रोचिंग मॉन्स्टर्स पर फेंकता है, लेकिन उस डेब्रिस के हिट करने से पहले ही एक शिमरिंग शील्ड मटेरियलाइज हो जाता है और उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। चानहो जल्दी से उसे याद दिलाता है कि एबनॉर्मल वेपन्स इन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट काम नहीं करते। तभी एक मॉन्स्टर उनके करीब आ जाता है और चानहो अपनी आंखें बंद कर लेता है, मान लेता है कि अब वो मरने वाले हैं। लेकिन स्प्लैटरिंग ब्लड की आवाज सुन के वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि मॉन्स्टर का सर कटा हुआ है और दासुंग उसके सामने खड़ा है। दासुंग अपने बेयर हैंडेड अटैक्स के थ्रू प्रूव कर देता है कि वो इन क्रिएचर्स को मार सकता है। चानहो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन वो देखता है कि दासुंग एफर्टलेसली एक पूरे ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर देता है। वो ये सोचने लगता है कि क्या दासुंग ने बी क्लास अवेकनर पावर्स गेन कर ली है, लेकिन वो जल्दी रियलाइज करता है कि अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। वो अपना ध्यान लोगों की सुरक्षा करने पर लगाता है। भीड़ में अफरा तफरी मची होती है। तब वो जोर से आवाज लगाता है और घबराए हुए लोगों को अपने पीछे चलने के लिए कहता है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि सर्वर सिस्टम के रास्ते उन्हें सुरक्षित जगह तक ले जा सकते हैं। जैसे ही लोग रिएक्ट करते हैं तभी वो खुद को मॉन्स्टर से घेरा हुआ पाकर एक छोटी लड़की डरी होती है और वो रोने लगती है। और जैसे ही वो लगता है कि वो हमला हो जाएगा, चानहो तुरंत एक्शन में आता है और उसकी जान बचाता है बिल्कुल आखिरी पल में। इस दौरान दासुंग अपना पंच देकर मॉन्स्टर को मार डालता है। एक मुस्कान के साथ वो चानहो को ताना मारता है कि वो उसके रास्ते में आ गया और उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी भी खुले में है। लीड करने के बाद चानहो पब्लिक को सुरक्षित जगह पर एवैक्यूएट करने में मदद करता है। इस बीच यंग व्लॉगर ये मोमेंट कैप्चर करता है और दासुंग को लाइव स्ट्रीम करने लगता है जब वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। पब्लिक लाइव स्ट्रीम देखकर दासुंग के ब्रेवरी को देखते हुए चीयर करती है।
अचानक ब्लॉगर दासुंग से कहता है कि वो पीछे देखे, लेकिन इतने में ही वो मॉन्स्टर दासुंग को पंच मार के कार के साथ टकरा देता है और इम्पैक्ट से पूरे केओस में गूंज उठती है। ब्लॉगर अपने कमेंट और व्यूज को सोचता है और हंस रहा होता है। उसे पता है कि दासुंग का अटैक लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा और ज्यादा अटेंशन मिलेगा। इस दौरान क्राउड सीवर में भागकर सुरक्षित हो जाता है और चानहो उस छोटी लड़की को उसकी मां से मिलाता है, जो उसे अपने गले से लगाकर रो रही होती है और सेपरेशन के लिए माफी मांगती है। एक आदमी चानहो से पूछता है कि क्या वो वापस जाएगा, जो उसे काफी सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका दोस्त अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रहा है। सीन अब दासुंग पर शिफ्ट होता है, जो मॉन्स्टर से घेरा हुआ होता है। एक मॉन्स्टर मुस्कुराते हुए अटैक करने के लिए तैयार होता है और ब्लॉगर अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि दासुंग अब नहीं बचेगा। लेकिन ब्लॉगर और मॉन्स्टर को हैरानी होती है जब दासुंग अटैक को डॉज कर लेता है। वो फिर मॉन्स्टर से कहता है, शुक्रिया, तुमने मेरी माना को थोड़ा रिस्टोर किया। अब मैं तुम सबको खतरनाक तरीके से मौत देना चाहता हूँ। उसकी आवाज सुनकर वो और प्रभावित होता है। दासुंग बिना किसी दयालु एटीट्यूड के मॉन्स्टर से लड़ता है, उन्हें एक एक करके मार डालता है। लाइव स्ट्रीम देखने वाले व्यूअर्स कमेंट में शिकायत करते हैं कि इमेज क्वालिटी बहुत बेकार है और ब्लॉगर से कह रहे होते हैं कि वो कैमरा को और करीब ले जाए। व्यूअर्स में एक स्लेयर नाम का यूजर 5 मिलियन डोनेट करता है और 5 मिलियन डिनर का प्रॉमिस करता है अगर ब्लॉगर दासुंग के फाइट का क्लियर शॉट ले सके। एक्साइटमेंट बढ़ जाती है जब स्टेक्स बढ़ जाते हैं ब्लॉगर और दासुंग दोनों के लिए। जब ब्लॉगर को 5 मिलियन की डोनेशन के बारे में पता चलता है, वो चिल हो जाता है। उसे एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उसका डर उसे कहीं भी एक्शन के करीब नहीं जाने देता। दासुंग अपनी फाइट में लगातार मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और रियलाइज करता है कि ये लगातार लड़ना उसकी माना को खाता जा रहा है। एक और व्यूअर एक्स्ट्रा पैसे देने की बात करता है अगर ब्लॉगर क्लियर पिक्चर कैप्चर करे और ईमेल करे। ब्लॉगर को फेम की चाह और सामने जो खतरा है उसके बीच एक मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट और एंजाइटी महसूस होती है। वो डोनेशन के लिए टॉर्न है जब एक और व्यूअर उसे 20 मिलियन डोनेट करता है और दासुंग के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मांगता है और ज्यादा पैसे देने का वादा करता है। सीन शिफ्ट होता है और कई व्यूअर्स जो लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं वो दासुंग को लेकर बिडिंग वॉर में शामिल हो जाते हैं। ये जो क्लियरली हॉट शॉट क्लैन के लीडर्स होते हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ और उसके मजेदार तरीके से इम्प्रेस में आते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है जब वो दासुंग के पावर्स को देखते हैं और सोच रहे होते हैं कि कैसे वो उसकी एबिलिटीज को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ दासुंग ने इतने मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है कि अब जो रिमेनिंग मॉन्स्टर्स हैं वो उससे डर के कांप रहे होते हैं। लेकिन एक क्रिएचर जो उनका लीडर लगता है अपने एक मिनियन को मार डालता है बिना किसी डर के, और वो दासुंग का सामना करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। व्लॉगर की ग्रीड पैसा और व्यूज के लिए इतनी बढ़ चुकी होती है कि अब वो इस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वो अपना करेज इकट्ठा करता है अच्छा शॉट लेने के लिए, चानहो अचानक वहां आ जाता है और ब्लॉगर की जान निकल जाती है। चानहो उससे पूछता है कि वो अब तक इवैक्यूएट क्यों नहीं हुआ। ये अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर ब्लॉगर का फोन गिरने का कारण बनता है और व्यूअर्स कमेंट में उसे लूजर और चिकन कहकर ताना मारते हैं। चानहो व्लॉगर को जबरदस्ती एक नियर बाय बिल्डिंग की तरफ खींच लेता है, लेकिन वो बॉय पैसा और व्यूज के सोच में रेजिस्ट करता है। जैसे ही वो फोर्सफुली खींचता है, एक मॉन्स्टर उनका फोन तोड़ देता है और ब्लॉगर शॉक में अपना होश खो देता है। लेकिन उससे पहले कि कोई और नुकसान हो, दासुंग इंटरवीन करता है और मॉन्स्टर का सर एक तेज दाहिने से काट देता है। जब बाकी मॉन्स्टर्स को भी मार दिया जाता है, दासुंग चानहो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसका दोस्त डेंजर के बावजूद क्यों वापस आया। चानहो अपनी चिंता दिखाता है और मान लेता है कि वो दासुंग के बारे में काफी परेशान हो गया था। इस पर दासुंग पूछता है कि क्या उसका दोस्त 20 मिनट रुक सकता है। बताता है कि उसे एक खास जगह जाना है। चानहो उससे कहता है कि फिक्र मत करो, क्लैंस जल्दी आ रहे हैं। दासुंग अपने दोस्त के क्लूलेस होने को देखते हुए प्रॉमिस करता है कि बाद में उसे सब कुछ बताएगा। वो जल्दी से पैंथियन में चला जाता है और चानहो को हैरानी होती है जब वो डोर खोलता है। चानहो सोचता है कि दासुंग खुद डोर कैसे खोल सकता है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो क्या था जब वो उनसे आखिरी बार मिला था। पैंथियन में एंटर होते ही दासुंग अपने बॉडी की हालत को देखकर चिढ़कर हंसना शुरू करता है। एक इतनी छोटी सी लड़ाई के बाद उसकी बॉडी का ये हाल। एक पैनल सामने आता है जिसमें दिखता है कि उसकी माना रिजर्व सिर्फ 10% पर है।
अपनी पिटफुल माना लेवल्स देखकर वो जल्दी से कोई तरीका ढूंढता है जिससे वो अपने स्ट्रेंथ को जल्दी रिस्टोर कर सके। फिर उसे पता चलता है कि अपनी ताकत को वापस पाने के लिए उसे अपनी जर्नल में रिकॉर्डेड एक्सपीरियंस को दोबारा जीना होगा और जो ट्रायल्स वो पार करेगा उनसे रिवॉर्ड मिलेंगे। उसके मन में एक वेव ऑफ देजा वू आता है जब उसे हेल में अपनी सैनिटी बनाए रखने वाली जर्नल की यादें दोबारा याद आती हैं। बिना किसी दूसरे विचार के वो ट्रायल के लिए तुरंत हाँ कह देता है। एक जर्नल उसके सामने मटेरियलाइज होता है और बुक से मैसिव गस्ट ऑफ एनर्जी फैलती है जो चैलेंज के शुरू होने का संकेत देती है। उसकी सारी तकलीफें और डर की यादें वापस आती है। दासुंग के मन में वापस जाते ही जर्नल अपनी कंटेंट्स रिलीज करता है जो आग में जल जाती है और एक कड़वा आफ्टर टेस्ट छोड़ जाती है जो दर्द भरी यादों से भरा होता है। अपनी माना को बढ़ाने के लिए एक ज़बरदस्त इरादा बनाते हुए हेल का रूलर पेज 16 को रिक्रिएट करने का हुक्म देता है जिसमें हेल में गुजरने के 5 दर्दनाक साल का जिक्र होता है। सीन शिफ्ट होता है धरती पर। चानहो ब्लॉगर बॉय को एस्कॉर्ट करता है जो ऑकवर्डली अपने रेस्क्यूअर से दासुंग के बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करता है। एक क्लमजी तरीके से वो बॉय कैजुअल तौर पर पूछता है कि वो बदमाश मॉन्स्टर फाइटर के बीच कहाँ गायब हो गया। चानहो उसके स्पाइनलेस नेचर को देखकर स्कॉर्नफुली उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि कोई अपने दोस्त का फेस की फोटो लेने के लिए 20 मिलियन क्यों देगा। जवाब से असंतुष्ट दिखाई दिया और बॉय अनजान बनने लगता है, लेकिन उसकी बातचीत अचानक एक तेज और भारी आवाज के कारण रुक जाती है जो दोनों को हिला देती है। चानहो शांति से बॉय को इशारे से समझाता है कि बिना आवाज के उसका पीछा करे और गैदरिंग ऑफ क्वेस्ट की तरफ चले। चानहो अपना फोन वाइब्रेट होता हुआ महसूस करता है। चानहो अपने लीडर का मैसेज पढ़ता है जो बताता है कि वीकेंड होने की वजह से मदद देर से मिलेगी। लीडर उसे जल्दी से भागने की सलाह देता है। ये सुनकर चानहो परेशान हो जाता है लेकिन बस ये प्रे करता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड दासुंग जल्दी वापस आए। सीन शिफ्ट होता है एक और डायमेंशन में। दासुंग अपनी टाइम की यादों में खो जाता है जब वो प्रीडेटर्स के फॉरेस्ट में था। हल्के हवा के झोंके उसे छूने के बाद वो अनजाने बेचैनी महसूस करता है क्योंकि आसपास एक अजीब सी खामोशी छाई होती है। एक पैनल ओपन है जो उसका टास्क अनाउंस करता है 10 वाइट कोलोसल्स को सब्जुकेट करो जो फॉरेस्ट के डिवाइन बीइंग्स हैं। ना समझ पाने की वजह से इनोसेंट दासुंग सोचता है कि उसके फोर्स कहाँ हो सकते हैं जबकि दासुंग का एनिमी आसमान में होता है। एनिमी रोबोट अपने टारगेट को लॉक करता है। उसकी आंखों में एक खौफनाक लाल रोशनी चमकती है और फिर उसे लेजर बीम से शूट करता है। खतरा महसूस करते ही दासुंग मुश्किल से अटैक से बच पाता है। बस कुछ ही दूर पर जाकर उसे इनकारनेट होने से बच जाता है। चमकती हुई लेजर के बीच से दासुंग एक वाइट कोलोसस को देख लेता है जो एक राक्षस मशीन है। एक ऐसा फेस जो शायद किसी माँ का भी पसंद ना हो अगर उस मशीन की कोई माँ होती। जैसे ही दासुंग इस सो कॉल्ड डिवाइन क्रिएशन का असेसमेंट करता है तब अचानक उसके हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं जो हवा में ड्रिल की तरह काट रहे होते हैं। इम्प्रेस्ड नहीं होते हुए वो अपने काउंटर अटैक के साथ जवाब देता है, अपना फिस्ट उस ऑटोमेटन के थ्रू टफ मेटालिक फेस पर मारते हुए जो दासुंग के डिस्ट्रक्टिव ब्लो का इम्पैक्ट एब्सॉर्ब कर लेता है। कोलोसल रोबोट पीछे की तरफ थोड़ा झुका और अपने लास्ट डेस्परेट मूव में अपने फिंगर्स को तेज ब्लेड की तरह बढ़ाता है जो उसे घेर लेती है, लेकिन वो इसे डॉज कर लेता है। प्रोजेक्टाइल्स को आसानी से डॉज करते हुए वो अपने हाथ का पावरफुल पंच डायरेक्टली उसके एब्डोमेन पर मार डालता है। स्ट्राइक के शेयर फोर्स से डिवाइन मशीन टॉप से बॉटम तक फट जाती है। सिर्फ कुछ स्क्रैप्स और धुआं उसके रास्ते में छोड़ता है। जब वो रुकता है अगले चैलेंजर का इंतजार करते हुए उसकी नज़र एक अजीब रेड कोर पर पड़ती है जो डेब्रिस के बीच पड़ा होता है। सीन शिफ्ट होता है धरती पर। चानहो और ब्लॉगर बॉय रूफ टॉप पर पहुंचते हैं जहां उन्हें गोरसम सीन दिखाई देता है। गरीब लोगों की लाश हर जगह फैली हुई है। चानहो परेशान हो जाता है जब वो एक ग्रेवली इंजर्ड आदमी को देखता है जो अभी भी अपनी जान से चिपका हुआ होता है। चानहो और ब्लॉगर बॉय तुरंत उसके पास दौड़कर जाते हैं। दर्द से कांपते होठों के साथ वो आदमी चानहो को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि पीछे कोई खतरा है। चानहो हैरान होकर मुड़ता है और अपने सामने एक जाइंट गॉबलिंग मॉन्स्टर को देखने लगता है जो एक भारी वुडन क्लब लेकर उनके बिल्कुल पास खड़ा होता है। इंजर्ड आदमी के
चिंता करते हुए ब्लॉगर बॉय उससे कहता है कि उसे वहां से ले जाओ, लेकिन चानहो उसे मना करता है, कहकर कि उस आदमी का वक्त बहुत पहले खत्म हो गया। वो बॉय को चेतावनी देता है कि कोई गलत मूव मत करना, तो कावड़ली बॉय घबराकर उस खतरे की तरफ देखता है और तुरंत उसे देखकर डर से कांप जाता है। चानहो उससे कहता है कि भाग जाओ अगर मरना नहीं चाहते। एक भारी रोर के साथ जायंट मॉन्स्टर हवा में उछलता है, तैयार होकर उन पर अटैक करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है वापस पैंथियन में, जहां हेल का रूलर रेड बॉल को एनालाइज कर रहा होता है। ये पता चलता है कि डिवाइन मशीन्स खुद को रिपेयर कर सकती हैं और अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट ज़्यादा स्ट्रांग और अडेप्टेड हो सकती हैं। कई पैनल्स ओपन होते हैं जो इस इरिटेटिंग फीचर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताते हैं। इसको समझकर दासुंग रेड कोर पर पंच मार डालता है, लेकिन वो अटैक जली की तरह आसानी से रिपेल हो जाता है। 3% रिस्टोरेशन के बाद वो रेड कोर के ऊपर लैंड करता है। गुस्से में एक पावरफुल रेज फील्ड पंच मारता है, लेकिन सिर्फ कुछ रेड लाइटिंग के स्पार्क्स ही निकलते हैं। हेल के मोनार्क के लगातार ब्लोस के बावजूद रेड कोर की रिकवरी स्मूथ चलती रहती है। लेकिन जैसे ही रिस्टोरेशन 70% के पास पहुंचती है, एरर अलार्म्स बजना शुरू हो जाती है और दासुंग फाइनल डिसिसिव ब्लो देने के लिए तैयार होता है। तभी एक लेजर बीम उसके पास से गुजरता है, उसे टच किए बिना। वो मुड़ता है और देखता है कि वो पूरी तरह से व्हाइट कोलोसल्स से घिर चुका है। सभी व्हाइट कोलोसल्स दासुंग को लेजर बीम से अटैक करते हैं। अपना दासुंग लेजर बीम से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपनी डायर सिचुएशन का एहसास होता है। इससे भी बुरा, रेड कोर साइलेंटली 98% कंप्लीशन के पास पहुंचता है। हेल के थ्रू पुश करते हुए केओटिक लेजर्स के ऑनस्लॉट को फेस करते हुए वो दासुंग फाइनली रेड कोर तक पहुंच जाता है और लास्ट सेकंड में उसे तबाह कर देता है। लेकिन अनफेयर मैचअप से फ्रस्ट्रेट होकर दासुंग डिसाइड करता है कि वो अपनी पुरानी यादों में कुछ तलाश करेगा, लेकिन उसे अपने ख्यालों को पूरी तरह से तबाह करने का मौका। लेकिन अनफेयर मैचअप से फ्रस्ट्रेट होकर दासुंग डिसाइड करता है कि वो अपनी पुरानी यादों में कुछ तलाश करेगा, लेकिन उसे अपने ख्यालों को पूरी तरह से प्रोसेस करने का मौका नहीं मिलता और अचानक से एक तेज दर्द उसके दिमाग में बजने लगती है। कुछ लकी स्ट्रोक और प्लॉट आर्मर की वजह से रोबोट्स उसका ओपनिंग इग्नोर कर देते हैं। तो अपनी पुरानी एक्सपीरियंस के यादों के साथ वो एक प्लान बनाता है ताकि एक अगली मशीन्स को अच्छी तरह से मार सके। सीन शिफ्ट होता है धरती पर। चानहो और ब्लॉगर बॉय जान बचाकर एक बड़े मॉन्स्टर्स प्राणी के साए तले भाग रहे होते हैं। दोनों स्ट्रेटेजिकली अलग अलग हो जाते हैं, जिससे वो बड़ा ब्रूट कंफ्यूज हो जाता है कि किसको फॉलो करे। उनका प्लान होता है कि वो लूप करके बिल्डिंग के अंदर वापस घुस जाएं, जहां ये हल्क का ओवरसाइज्ड और भी बदसूरत रिश्तेदार उनका पीछा नहीं कर सके। मॉन्स्टर अपने बड़े हाथ से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चानहो और ब्लॉगर बॉय दोनों बचकर अंदर घुस जाते हैं। एक छोटी सी राहत मिलती है जब वो प्राणी हार मान लेता है। चानहो मौका देकर भागने की कोशिश करता है। सीन शिफ्ट होता है दासुंग डिवाइन मशीन्स के बीच लीप करते हुए और डार्ट करते हुए उनके रिलेंटलेस लेजर बीम से बचने की कोशिश कर रहा होता है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि जितना ज्यादा कमोशन करना ताकि हर नियर बाय ऑटोमेशन का अटेंशन उसकी तरफ आ जाए। जब वो अपने गोल को अचीव कर लेता है तो वो हेवनली बींग्स के स्वॉर्म से दूर भाग जाता है और फॉरेस्ट से एक खाली हिस्से में लैंड करता है। अब वो रुक जाता है अपने दुश्मनों को लेजर अटैक चार्ज करने का वक्त देके, लेकिन अचानक एक कोलोसल रोबोट अपने घुटनों पर गिर जाता है। अपने एलाई को इग्नोर करते हुए बाकी रोबोट्स अपना अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दासुंग बैठा रहता है। कोजी होके दासुंग ब्रेन डेड मशीन्स को एक एक करके बर्ड दिखाता है। लाइन में खड़े मशीन्स गिर जाते हैं और फिर स्वॉर्म वेल उस फॉरेस्ट के नाम का रीजन बताता है। जमीन से एक जायंट जॉ निकलती है और एक एक करके डिवाइन मशीन्स को निगल जाती है। अपनी हॉरिबल यादों को रिलीव करते हुए दासुंग कैजुअली दूर से देखता है जैसे वेल का बेहेमोथ चैलेंज कंप्लीट करता है। सब 10 हेवनली बींग्स डिफीट होने पर एक कॉन्ग्रेचुलेटरी पैनल आता है। बदले में उसे नए रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एनहांस फिजिकल एबिलिटीज, बूस्टेड माना रिजर्व्स और जजमेंट का डैगर। जैसे ही वेपन मटेरियलाइज होता है वो उसके स्पेशल एबिलिटी को इंस्पेक्ट करता है। सिस्टम बताता है कि डैगर रिमोट कंट्रोल्ड एयरप्लेन की तरह काम करता है 100 मीटर रेडियस में। अपने नए वेपन का टेस्ट करने के बाद हेल का रूलर डिसाइड करता है कि वो वापस अर्थ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट पर। जब गेट पहली बार खुला था,
एंकर सोलमनी रिपोर्ट करता है कि ट्रैजिक फ्रैक्चर ने काफ़ी जानें ले ली हैं। वो एक पेल प्रोफेसर से सोल्यूशन पूछता है जो ऐसा लगता है कि जैसे वो अंकल हो जो बर्थडे पार्टीज पर पॉलिटिक्स ले आता है। प्रोफेसर कहता है कि अवेकनर्स एसोसिएशन को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से डिजास्टर हुआ। वो कहता है कि वो वेकेशन ज़्यादा लेते हैं और प्रॉब्लम को टालते हैं जब हंटर्स की कमी होती है। वो जोर देता है कि फ्रैक्चर्स को फर्क नहीं पड़ता कि हंटर्स हवाई में चिल कर रहे हैं या ड्यूटी पर है, तो उन्हें लायबल होना चाहिए। तब एक मैन बन वाला आदमी न्यूज़ देख रहा होता है अपने फ़ोन पर, जो प्रोफेसर की बात से एनॉयड होता है। वो फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि एसोसिएशन हंटर्स को पीनट्स मिलते हैं क्लैन के कंपैरिजन में। उसके पार्टनर का टीम लीडर उससे कहता है कि अभी रिजल्ट्स पे फोकस करे वरना उनका जॉब जा सकता है, लेकिन उसकी बात चुप हो जाती है जब उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई देती है एक अवेकनर के बारे में जिसने सिंगल हैंडेडली मॉन्स्टर्स को डील किया है। डिजास्टर साइट पर ब्लॉगर बॉय और चानो एक रूम में चुपके बैठे होते हैं रेस्क्यू स्क्वाड का इंतजार करते हुए। अचानक से लाउड नॉइजेस सुनाई देती है और पूरा रूम ट्रेम्बल करने लगता है। वो दोनों ध्यान से बाहर देखने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरा सिचुएशन समझने से पहले ही रूफ गिर जाती है जो उन्हें काफी डरा देती है। चान्हो सोचता है कि क्या अंतिम वक्त आ गया, लेकिन पता चलता है कि बस दासुंग एक मॉन्स्टर को मारकर उस पर खड़ा है। चान्हो अपने दोस्त को देख के खुश होता है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी डिस्पाइट अपनी टेरेबल कंडीशन के। दासुंग कूलली स्माइल करता है जब वो कुछ ऑफ नोटिस करता है। उसका बेस्टी पूछता है क्या वो ठीक है। दर्द में ग्रॉन करते हुए हेल का रूलर फास्ट फूड बॉय को कहता है कि वो मीट बनाए। दोनों सरप्राइज्ड होते हैं, उसे देखते हैं कि जो ग्रिल्ड बर्गर एंजॉय करने की सोच रहा है और वो भी डू और डाई सिचुएशन में जहां चिकन स्टॉक में नहीं है। दासुंग मॉन्स्टर मीट को एसेस करता है कि क्या वो खाने लायक है और फिर उसे खाना शुरू कर देता है, जिससे दूसरे दो बस अपने गट्स निकाल के उसे देखते हैं। शुक्र है कि एक सोल्जर आता है। ब्लॉगर बॉय को लगता है कि वो बच जाएगा। दासुंग चुपचाप अपना मीट का मजा लेता है। सोल्जर उसे इग्नोर करते हुए अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है और ऑ में कहता है कि उसे पता भी नहीं था कि वो मॉन्स्टर गट्स खाएगा। चान्हो तब सोल्जर को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है और अपना इंट्रोडक्शन करता है। चान्हो अपने क्लैन का आईडी कार्ड दिखाता है और सोल्जर का फेस ब्राइट हो जाता है। वो रेडी होता है उन्हें सेफ्टी तक एस्कॉर्ट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है। मैन बन वाला आदमी गुस्सा निकाल रहा होता है जब वो अपने म्यूटिलेटेड मॉन्स्टर रिमेन्स देख लेता है। फ्रस्ट्रेटेड टीम लीडर जोर से चिल्लाता है। बैल्डी को देखते हुए मैन बन वाला आदमी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि उसे सर्वाइवर्स ढूंढने की जगह जमीन पर कीड़े की तरह नहीं लिपटना चाहिए। मैन बन वाला आदमी तुरंत एक सोल्जर को परसुएड करता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करे क्योंकि वो एक एसोसिएशन हंटर है। दूसरी तरफ ग्रेसफुल टीम लीडर